आज हम लोग बात करेंगे राजपूत वंश की उत्पत्ति की। प्राचीन भारत में कौन कौन से राजपूत वंश हुए उनके बारे में। तो पहला देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रमुख शासक हुआ, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने किया क्या था कि इसने कन्नौज को राजधानी बनाया और आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है राजशेखर। ये कवि थे, विद्वान। किसके दरबार में रहता था? ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था, महेंद्र पाल, उसके दरबार में रहा करता था। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक हुआ कौन? यशपाल। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश था, अनंगपाल, तोमर वंश का शासक था यह अनंगपाल। तो इसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है गढ़वाल या राठौर वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था चंद्रदेव। और इस वंश की राजधानी क्या थी? इस वंश की राजधानी थी वाराणसी। तो वाराणसी में ये वंश फला फूला था। गढ़वाल वंश का जो प्रमुख शासक था वो था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर। अब इसकी पत्नी जो थी, गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी थी। उसने क्या किया था? सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। अब गढ़वाल वंश या राठौर वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक हुआ जयचंद्र। जयचंद्र अंतिम शासक था इसका। 1194 में क्या हुआ? चंदावर के युद्ध में गोरी ने इसको मार डाला। ठीक है, और यहीं से गढ़वाल वंश का अंत हो गया। संयोगिता इसी की बेटी थी, जयचंद्र की। नेक्स्ट वंश देखते हैं। अगला है चहमान या चौहान वंश। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव इसका संस्थापक था। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी अहिछत्र। पहले तो अहिछत्र थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो बाद में चौहान वंश की जो राजधानी थी वो अजमेर हो गई थी। अब आते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखते हैं, जिसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया था कि हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। और इसका राजकवि कौन था? इसका राजकवि था सोमदेव। सोमदेव ने भी एक नाटक लिखा था, ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखित नाटक है? सोमदेव के द्वारा। और हरिकेल नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अब इसके निर्माण देख लेते हैं विग्रहराज चतुर्थ के। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो पहले विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वो पहले एक विद्यालय था, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, ये अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इसका दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। तो उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई। और इसने निर्माण क्या करवाया था? रणथंभौर के एक जैन मंदिर का शिखर बनवाया था इसने। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध
1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब कुछ वंश देख लेते हैं और उनके संस्थापक देख लेते हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। आगे बढ़ते हैं। अब परमार वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका संस्थापक कौन था? ऊपर हमने देखा है उपेंद्र राज। और परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारानगरी। परमार वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ? वो था भोज। भोज ने ही एक उपाधि धारण की थी, कविराज की उपाधि। तो कविराज की उपाधि किसकी है? राजा भोज की। अब इसके निर्माण देख लेते हैं, क्या क्या निर्माण करवाया था। तो इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर और मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था और भोजपुर नगर भी स्थापित करवाया था। अब कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक देख लेते हैं। नैषधीय चरित्र के लेखक। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्री हर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग। युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन थे? भोज। और नव सहसांक चरित्र के लेखक कौन थे? पद्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कौन सा वंश? चंदेल वंश। तो जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन हो गया तो उनके पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? जोजाक भुक्ति। अब चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। और इन लोगों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। तो इसके पहले इन चंदेलों की जो राजधानी थी वो कालिंजर थी, लेकिन जब गंगदेव राजा बना तो उसने कालिंजर महोबा से अपनी राजधानी बदल के खजुराहो बना ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, गंगदेव के बारे में देखते हैं। तो गंगदेव के द्वारा किए गए निर्माण कार्य देखते हैं, उसने क्या क्या निर्माण करवाया था। विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ, इन तीनों का निर्माण करवाया था। प्लस कंदरिया महादेव का मंदिर भी बनवाया था गंगदेव ने। कब बनवाया था? 999 ईस्वी में। गंगदेव की एक विशेषता है कि इसने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब ये प्रयागराज आया था और वहीं पे शिव की आराधना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यशोवर्मन को। इसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहाँ पे प्रतिहार शासक देवपाल को पराजित किया था यशोवर्मन ने। और उससे किया क्या? हराने के बाद उससे विष्णु की एक प्रतिमा छीन ली थी और उस प्रतिमा को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवाया था। तो यशोवर्मन के बारे में ये वाला तथ्य याद रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं, विद्याधर के बारे में देखते हैं। तो इसने क्या किया? कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उसने महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर एक अकेला ऐसा राजा था जो गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनबी से युद्ध करते टाइम इसने सर्वछार की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, कीर्तिवर्मन। इसके दरबार में कृष्ण मित्र नामक एक विद्वान रहता था। इसने क्या किया? प्रबोध चंद्रोदय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी।
कृष्णमित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, तथा महोबा में कीरत सागर, ये महोबा में जो कीरत सागर है, पहले उसको कीर्ति सागर कहा जाता था, तो कीर्ति सागर नामक एक तालाब भी बनवाया था, तो वो कीर्ति वर्मन के नाम पे बनवाया गया था। इसी कीरत सागर पर हर साल कजली मेला लगता है। फिर है परमर्दी देव। ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसने क्या किया कि 1202 में ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिस कारण इसके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी। परमर्दी देव के 2 सेनापति थे, आल्हा उदल। ये दोनों क्या हुए थे, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय मारे गए थे। आल्हा उदल के बारे में काफ़ी सुना जाता है। तो ये राजा परमर्दी देव के सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम, और इनकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ा। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था। अब इनमें जो बहुत अच्छा प्रमुख शासक हुआ वो था भीम प्रथम। तो इसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और इसके मंत्री विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तो भीम प्रथम के समय में 2 घटनाएं घटित हुई थी। पहली घटना तो ये थी कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और दूसरी घटना ये थी कि इसके मंत्री विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अगला है जय सिंह सिद्धराज। इसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाया, और मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां बनवाई थी जय सिंह सिद्धराज ने। साथ ही इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था। तो जय सिंह सिद्धराज के बारे में ये तथ्य याद करिएगा कि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? जय सिंह सिद्धराज ने। इसका जो दरबारी कवि था जय सिंह सिद्धराज का, वो कौन था? हेमचंद्र। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकी वंश के राजाओं ने। चालुक्य वंश का कौन सा शासक जैन धर्म को मानता था? यह था कुमारपाल। ये जो है कुमारपाल, ये जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक था। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन रहा? वो था कुमारपाल। और कुमारपाल किस वंश का शासक था? चालुक्य सोलंकी वंश का। अब आते हैं भीम द्वितीय के पास। भीम द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसके एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बहोल वंश की स्थापना कर दी थी। सॉरी, बहोल नहीं, बघेल वंश। तो लवण प्रसाद ने भीम द्वितीय को हरा के गुजरात में बघेल वंश की स्थापना कर दी। अब इस वंश का जो शासक था बघेल वंश का, कर्ण द्वितीय, वो गुजरात का अंतिम हिंदू राजा था। कर्ण द्वितीय बघेल वंश का राजा था ये, और अंतिम हिंदू राजा था गुजरात का। इसने किया क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया था। अब है कलचुरी या चेदी वंश। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था कोक्कल, और इस वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो था गंगेदेव। किस धातु के सिक्के पूर्व मध्यकाल में विलुप्त हो जाने के बाद कलचुरियों ने फिर से उन्हें शुरू किया था? वो थे सोने के सिक्के। कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग को जीता था? ये था
कर्णदेव। कर्णदेव की उपाधि क्या थी? त्रिकलिंगाधिपति। तो जब कर्णदेव ने कलिंग को जीता था तब उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलचुरियों के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे? राजशेखर थे। तो ये पहले भी थे और अभी भी थे, कलचुरियों के समय में भी। अब आता है सिसोदिया वंश। तो ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे, सिसोदिया। और ये लोग मेवाड़ पर शासन करते थे, जिसकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? राणा कुंभा ने। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी, ये किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से थे? कौन, को, मन्नन। कौन, को, मन्नन, ये संगमकालीन साहित्य के शब्द हैं जो किसके लिए प्रयोग होते थे? राजा के लिए। अब संगम या संगम होता क्या था ये देख लेते हैं। तो ये कवि और विद्वानों की परिषदें थीं। इसमें लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। और उस समय जो मतलब इसमें जो भी साहित्य लिखे गए उनको संगम साहित्य कहा गया। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो संगम का आयोजन हुआ वो किस वंश के राजाओं के संरक्षण में हुआ था? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तो उन तीनों संगम के बारे में देख लेते हैं। इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। माँ काट मन, माँ से पहला संगम हो गया, काट से दूसरा संगम हो गया और मन से तीसरा संगम। देखते हैं कैसे। तो पहला संगम मदुरई में हुआ था और किसके अध्यक्षता में? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में? अगस्त्य ऋषि और तोलकापियर की अध्यक्षता में। यहाँ पे 2 लोग अध्यक्ष थे। फिर तीसरा संगम मदुरई में हुआ, किसकी अध्यक्षता में? नक्कीरर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो तमिल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? अगस्त्य ऋषि को। अब आते हैं तोलकापियम। तोलकापियम जो है वो है क्या, इसके बारे में देखते हैं। जो तोलकापियम है वो एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। इसकी रचना जो है द्वितीय संगम में तोलकापियर ने की थी और उन्हीं के नाम पे तोलकापियम इसका नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम, ये भी एक नाटक है। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे इलंगो आडिगल। तो शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो आडिगल। ये चोल राजा करिकाल का पौत्र था, इलंगो आडिगल। अब ये शिल्पाधिकारम में उल्लेख क्या है? तो पुहार अर्थात कावेरी पट्टनम, तो कावेरी पट्टनम को पुहार भी कहा जाता था। वहाँ के एक व्यापारी का बेटा था कोवलन और उसकी पत्नी थी कन्नगी। इन दोनों की दुख भरी कहानी के बारे में बताया गया है। काफ़ी लंबी कहानी है। तो कोवलन जो था वो काफ़ी पैसे वाला था, लेकिन फिर वो बर्बाद हो जाता है एक वैश्य के प्रभाव में आके। उसके बाद फिर ये दोनों वो अपने घर बार छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, अपना दूसरा व्यापार शुरू करने के लिए कन्नगी अपनी पायल देती है और वो पायल जो है ये लेके मार्केट में बेचने जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ के राजा की पत्नी की पायल भी खो जाती है और सेम पायल थी। तो
लोग सैनिक जो थे राजा के वो कोवलन को पकड़ के ले जाते हैं और पायल का मिलान करते हैं, तो वही पायल सेम पायल मिलती है, तो राजा बिना जांच किए ही कोवलन को मृत्युदंड दे देता, मरवा देता है। तो इस तरह की कहानी। आगे बढ़ते हैं। तिरुक्कुरुल। तिरुक्कुरुल क्या है? ये जो पुस्तक है इसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है और इसके रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुर। तिरुक्कुरुल के रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर के बारे में देखते हैं। इन्हें जो है ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इन्होंने कुरल अर्थात मुप्पाल नामक एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल और लघु वेद कहा जाता है। किसे? कुरल अर्थात मुप्पाल को। किसके द्वारा रचित है? तिरुवल्लुर के द्वारा। पल्लव शासक सिंह विष्णु के बारे में देखते हैं। इसने क्या किया था? इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी और कशाकुडी दानपत्र से पता चलता है कि इसने चोल, पांड, सिंघल और कलभ्र के राजाओं को पराजित किया था। तो कशाकुडी दानपत्र किससे संबंधित है? पल्लव शासक सिंह विष्णु से। और उसमें उल्लेख क्या है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड, सिंघल और कलभ्र के शासकों को पराजित किया था। संगम साहित्य में किन राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण मिलता है? तो यह है चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य राजा। प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ था? तो कृष्णा या तुंगभद्रा नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक तमिल प्रदेश का विस्तार था। आगे बढ़ते हैं। अब पांड्य राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था पांड्य राज्य, लेकिन इसकी जीवन रेखा वेंगी नदी थी। इसमें आधुनिक मदुरा, तिन्नेवेली और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। मदुरई, तिन्नेवेली और त्रावणकोर का कुछ भाग इसमें शामिल था पांड्य राज्य में। और इनकी राजधानी क्या थी? मदुरा। अब इनके शासकों के बारे में देखते हैं। जयंत वर्मन। तो चेर राज्य को जीतने के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? वानवन की उपाधि धारण की थी। किसने? जयंत वर्मन ने। फिर आते हैं मारवर्मन के पास। तो पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। पांड्य शासकों ने 26 ईसा पूर्व में कहाँ पर अपना एक दूत मंडल भेजा था? कहाँ भेजा था? रोम में। पांड्य शासकों द्वारा मदुरई में स्थापित मंदिर कौन सा है? तो वो है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है वो किसने बनवाया था? पांड्य राजाओं ने। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी में पश्चिमी तट के कौन कौन से बंदरगाहों का उल्लेख है? जो पश्चिमी तट में थे वो थे नौरा, तोंडी, मुशीरी, नेलीसंडा। नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा। भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर में। इस परिसर के बाहर स्थित है मूर्ति। किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता था ना, तो श्रीलंका जाने के लिए नौसेना की जरूरत थी, तो राजराज प्रथम ने नौसेना को गठित किया था और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लिया था। सीलोन। सीलोन क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन। अब चोल प्रशासन की कुछ शब्दावलियां देख लेते हैं। एरीपत्ती, ऐसी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व गांवों में तालाबों के रखरखाव के लिए
रख दिया जाता था, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? एरी पट्टी। घटिका, ये मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। घटिका, तो घटिका क्या थे? विद्यालय थे। और कैसे विद्यालय थे? जो मंदिरों के साथ संबद्ध होते थे। कालिदास और भारवी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट, संगमकालीन पुस्तक और उनके विषय देख लेते हैं। जैसे तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल का विषय क्या है? दर्शन। तोल्कापियम का विषय क्या है? व्याकरण। शिल्पाधिकारम का विषय क्या है? प्रेम कथा। मणिमेकले का विषय क्या है? वणिक कथा। तमिल संतों के बारे में देखते हैं, इनकी विशेषता क्या थी। तो ये एकेश्वरवादी थे तमिल संत, और मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। कन्नड़ लिंगायत के बारे में देख लेते हैं, इनकी क्या विशेषता है। तो ये लोग पुनर्जन्म और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। मतलब जो कन्नड़ लिंगायत थे, ये लोग पुनर्जन्म और जातिवाद को नहीं मानते थे। किस स्थल की खुदाई से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ संबंध थे? तो किस स्थल की खुदाई से पता चलता है? अरिका मेडू से। तो जो भारतीय लोग थे वो अम्फोरा जार कहाँ से मंगाया करते थे? यहीं रोम से मंगाया करते थे अम्फोरा जार। नेक्स्ट है, चेर राज्य की राजधानी क्या थी? तो चेर राज्य की राजधानी थी वांची। मोटुपल्ली क्या है? तो मोटुपल्ली जो है ये काकतीय राजवंश का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोटुपल्ली। इटली के यात्री मार्को पोलो ने इसका उल्लेख भी किया था। किसका? मोटुपल्ली का। वेंकटेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, आंध्र प्रदेश में एक जगह है तिरुमाल, वहीं पे है वेंकटेश्वर मंदिर। वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है वेल्लूर मठ। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।